बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने बॉन्ड्स को ओवरऑल डिस्कस कर लिया आपके साथ, और आज की क्लास के अंदर अब हम बात करने जा रहे हैं बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें रिसोर्सेज चाहिए होती हैं। तो आज का डिस्कशन हमारा जो होगा इकोनॉमिक्स के अंदर वो रिसोर्सेज के मुतालिक होगा। रिसोर्सेज क्या होता है बेटा, बताइए। रिसोर्सेज, अब ये रिसोर्सेज सुनते ही जरा अकाउंटिंग की तरफ मूव नहीं कर जाना, क्योंकि ये दोनों टॉपिक ऐसा हो जाएगा बिल्कुल पैरेलल चल रहे हैं। ये रिसोर्सेज से मुराद इकोनॉमिक्स के रिसोर्सेज हैं। अरे यार, आ गई ना बात। मुझे पता था कि बात इस तरफ चली जाएगी, ऑटोमेटिकली दिमाग उस तरफ जाएगा। अभी हम अकाउंटिंग नहीं पढ़ रहे, अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। रिसोर्सेस, यस रिसोर्सेस बताइएगा। कुव्वत खरीद नहीं बेटा, इसकी बात अभी बाद में बात करेंगे। तो लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ तो वजह कीजिएगा सब लोग। हाँ, जराए जराए जराए, बिल्कुल ठीक बात है। Resources are the means to satisfy human wants or ends। हाँ भाई, क्या लिखा? Resources are the means to satisfy human wants or ends। बोलिए प्लीज। Resources are the means to satisfy human wants or ends। Resources are the means to satisfy human wants or ends। ठीक है। Resources are the means to satisfy human wants or ends। Resources are the means to satisfy human wants or ends। जी हाँ, सब बता रहा हूं बेटा। एंड्स मतलब बता रहा हूँ, लिखवाया है समझाने के लिए। अच्छा, अब आप जरा समझेगा मीन्स का मतलब क्या है। मीन्स, यहां मीन्स का मतलब क्या है? मीन्स, यहां मीन्स का मतलब जराए है। जैसे बोलते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के जराए। इसका मतलब क्या है? रिसोर्सेज वो जरिया है जिसके तह जिसके जिसके जरिए, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम पहुंचते हैं कहां तक? अपनी वॉन्ट्स तक। हम अपनी वॉन्ट्स तक पहुंचने के लिए जिन चीजों को इस्तेमाल करते हैं वो चीजें क्या कहलाती हैं? रिसोर्सेज कहलाती हैं। रिसोर्सेज आर द मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वॉन्ट्स और एंड्स। क्या ये बात समझ में आई सब लोगों को? एंड्स का मतलब क्या है? वॉन्ट्स ही है। इकोनॉमिक्स में वॉन्ट्स को एंड्स भी कहते हैं। और लिखा ना मैंने, तो और क्लियर कर देगा आपको। वॉन्ट्स और एंड्स, ना तमाम ख्वाहिशात, ना तमाम ख्वाहिशात, ना तमाम ख्वाहिशात। ख्वाहिशात ना तमाम हैं, सुना होगा आप लोगों ने। अनलिमिटेड, बिल्कुल एंड्स। ठीक है जी। रिसोर्सेज आर द मीन्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स और एंड्स। तो पता लगा सर, रिसोर्सेज वो जरिया जिसके जरिए हम अपनी वांट्स तक पहुंचते हैं, अपनी वांट्स पूरी करते हैं। आगे
तो अब वो हैं क्या, उनको तो बताइए, वो खुद क्या है, वो खुद क्या है। हम क्या बोलेंगे बेटा, हम बोलेंगे factors of production are the resources that create utility in the goods already produced by nature। हाँ भाई, तो वो रिसोर्सेज क्या है, उन रिसोर्सेज को हमने नाम दिया कि सर वो रिसोर्सेज जिनके जरिए हम अपनी वांट्स तक पहुंचते हैं, उनका नाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है सर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द रिसोर्सेज, वो रिसोर्सेज है। तो ये रिसोर्सेज क्यों हैं, क्योंकि ये एक चीज क्रिएट करते हैं, दैट क्रिएट यूटिलिटी, यूटिलिटी इन द गुड्स। चीजों में क्या ऐड करते हैं, यूटिलिटी ऐड करते हैं। और ये चीजें कहां से आई, ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड बाय द नेचर। जंगलात है, जंगलात, जंगल है, जंगल। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न, किसी ने लगाया है ये यहां दरख्त किसी ने लगाए हैं, ये नेचुरली लगे हुए सब कुछ, ये जंगल नेचुरल जंगल है। ये जंगल एक्सप्लोर ही नहीं हो पाया अब तक, इसमें कितने ऐसे हशरातुल अर्ज है, कितनी ऐसी मखलूकात हैं अब तक जो अब तक डिस्कवर ही नहीं हुई है। कहा जाता है दुनिया की 45% ऑक्सीजन यहां पर मौजूद प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं। इस जंगल में जब बारिश होती है, मूसलाधार तेज बारिश, तो उस बारिश को जमीन तक पहुंचने में 10 मिनट का वक्त दरकार है, 9 से 10 मिनट का वक्त। क्यों, क्योंकि इस इतना घना जंगल है कि पहले बारिश जो है वो दरख्तों पे गिरती है और वो जमीन तक नहीं पहुंचती, और उसको पहुंचने भी बहुत सारा वक्त चाहिए। सवाल ये नहीं, अब बात क्या, बात ये है कि भाई क्या ये जंगल किसी ने लगाया है, ये नेचुरली अवेलेबल है, गिफ्ट ऑफ गॉड है। बोलिए हाँ बेटा हुसैन, मैं यही बोलने वाला, जंगल में मंगल नहीं बेटा। हाँ बेटा, गिफ्ट ऑफ गॉड, नेचुरली एग्जिस्ट। यस। समंदर, समंदर, दरिया, दरिया, जवाब दे, नेचुरल, गुड। पहाड़, माउंटेन्स, कोल माइन, कोल माइन, गोल्ड माइन, ऑयल रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व्स, ये सब नेचुरल है, पक्का। अब ये बताओ, आप अपनी गाड़ी में जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हो, क्या पेट्रोल आपकी वांट को पूरा करता है? क्या पेट्रोल आपकी वांट को पूरा करता है? कहां से निकल रहा है पेट्रोल? पेट्रोल कहां से निकल रहा है? जमीन से। आप निकालने गए हो, आप निकालने गए हो, ऑयल वेल पर आप निकालने गए हो। हाँ भाई चलो यार, पहुंचो जरा यार, एक काम करना यार, 1 गैलन ऑयल वेल से पेट्रोल भर के ले आना भाई। इस तरह पानी बने जाते पहले।
कोई निकाल रहा है ना, कोई निकाल कर आप तक पहुंचा रहा है ना। जवाब दो। दरख्त है, दरख्त। घर में फर्नीचर की जरूरत है, आप जंगल गए, दरख्त को बोला भाई फर्नीचर बन जाओ, दरख्त खुद ही कट गया, खुद ही पीसेस में टूट गया, खुद ही आपस में लकड़ियां जुड़ना शुरू हो गई और वो फर्नीचर बन के आपके घर तक भी पहुंच गया। ऐसा? या दरख्त को फर्नीचर कोई बना रहा है? कोई बना रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इंसान के हाथ की भी इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर, इंसान की भी इन्वॉल्वमेंट है। दरख्त का फर्नीचर बन जाना, दरख्त का फर्नीचर बन जाना, इसमें इंसान की इन्वॉल्वमेंट भी शामिल है, शामिल है। गुड। अच्छा जरा बताइए, इंसान जो है वो दरख्त काटेगा कैसे? हाथ से, दांतों से? कैसे तोड़ेगा दरख्त को? उसको क्या कहते हैं, मार्शल आर्ट आते हैं, वो ब्लैक बेल्ट है। बल्कि अगर वो चाइनीज 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 है तो फिर वो खाली दरख्त को देखेगा, दरख्त खुद ही गिर जाएगा कट के मेरे ख्याल से। उसके खाली हाथ के इशारे से क्या होगा, दरख्त झड़ जाएगा पूरा पूरा। या उसको इक्विपमेंट वगैरह चाहिए। तो चाइनीज मार्शल आर्ट्स तो ऐसे ही है ना भाई, क्या कह सकते हैं। चाइनीज जापानीज जो भी हो, ये इक्विपमेंट चाहिए। इक्विपमेंट क्या है? इक्विपमेंट क्या है? इक्विपमेंट क्या है? आरी चाहिए उसको, कुल्हाड़ी चाहिए उसको, मशीनरी चाहिए, आप उसको इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी चाहिए, चेन सॉ चाहिए उसको, बिल्कुल औजार चाहिए उसको। ऐसे ही बेटा, आलात चाहिए। तो सब उसके बाद आलात खरीदने के लिए पैसा भी तो चाहिए ना। क्या ये बात समझ में आती है आपको? अब मेरी बात सुनिएगा, देखिए अब लफ्ज, ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको दी, एग्जाम्पल को देखते हुए हम कुछ पॉइंट समझते हैं जरा। वो पॉइंट क्या है? एक लफ्ज लिख रहा हूं जो ऊपर मैंने अंडरलाइन किया। यूटिलिटी। क्या है यूटिलिटी? एबिलिटी ऑफ आ गुड टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। एबिलिटी, एबिलिटी तर्जुमा कर दूं उर्दू में? उर्दू नहीं आई बड़ी अरसे से, तर्जुमा उर्दू वाला। अफादियत, अफादियत यूटिलिटी, अफादियत क्या मतलब? किसी चीज में ये सलाहियत पैदा कर देना कि वो आपको फायदा पहुंचाए। तो दरख्त समझेगा, दरख्त, दरख्त नेचुरली अवेलेबल था, उसमें किसी ने यूटिलिटी ऐड की है, उसको किसी ने दरख्त से फर्नीचर बनाया है। तो यानी कि जो दरख्त से फर्नीचर बनने का प्रोसीजर है उसको हम इकोनॉमिक्स की नजर में यूटिलिटी ऐड करना बोलते हैं। और वो यूटिलिटी ऐड कौन कर रहा है? वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कर रहे हैं। वो जो ऑयल आप तक पहुंच रहा है, पेट्रोल आप तक पहुंच रहा है, वो पेट्रोल जो आप तक पहुंचेगा, वो पेट्रोल आप तक पहुंचने के लिए जितने भी रिसोर्सेस काम कर रहे हैं, जो ऑयल को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कहां से? रिजर्व से। फिर रिफाइनरी, रिफाइन हो रहा है ऑयल, रिफाइन होने के बाद आप तक डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इस दरमियान बहुत सारे रिसोर्सेस क्या इन्वॉल्व है?
इस दरमियान बहुत सारे रिसोर्सेस क्या इन्वॉल्व है? जवाब दे। वो तमाम रिसोर्सेस क्या है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अब जरा इस चीज को पढ़िएगा। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर द रिसोर्सेज दैट क्रिएट यूटिलिटी इन द गुड्स ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड बाय द नेचर। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो रिसोर्सेज हैं जो यूटिलिटी ऐड करते हैं चीजों में, उन चीजों में जो कि नेचुरली अवेलेबल है। यानी उन चीजों को जो नेचुरली अवेलेबल हैं उनको इस काबिल बनाते हैं कि उनसे हम फायदा ले सकें। कुछ बात समझ में आती है कि नहीं आती? अब ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हैं और कौन कौन से हैं? आगे बढ़ूं बेटा? इतनी गुफ्तगू समझ में आ रही है? यहां तक बात समझ में आ रही है आप सब लोगों को? बेटा जवाब दीजिए प्लीज। कार आमद बनाते हैं, बिल्कुल बेटा। नाउ अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, इन शॉर्ट क्या बोलेंगे इसको? एफओपी। एफओपी स्टैंड्स फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जवाब दे बेटा। इकोनॉमिक्स कहती है देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कोई भी चीज जो आप तक पहुंच रही है, जो आपकी वांट को सेटिस्फाई हो रही है, उसको आप तक पहुंचाने में 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का हाथ है। नंबर 1, लैंड। नंबर 2, लेबर। नंबर 3, कैपिटल। एंड नंबर 4, entrepreneurship. There are 4 factors of production. Number 1, land. Number 2, labor. Number 3, capital. Number 4, entrepreneurship. ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। कोई भी चीज इनके बगैर मुमकिन नहीं है। कोई भी चीज जो आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो इन 4 चीजों से गुजरकर हम तक पहुंची है। इन 4 चीजों के जरिए उनमें यूटिलिटी ऐड की गई है। अब ठीक है बेटा? ठीक है बेटा? तो हमने कहा देयर आर 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। Number 1, land. Number 2, capital. Number 2, labor. Number 3, capital. And number 3, entrepreneurship. Entrepreneurship. There are 4 factors of production. Correct? अब इनको बारी बारी समझना है। ये क्या है? Yes, what is land? लैंड की सबसे खास बात क्या है? ये नेचुरल रिसोर्स है। क्या है? समझेगा? रिवर क्या था? रिवर दरिया। दरिया किसने बनाया? इंसान ने बनाया। ये नेचुरली बन गया। पहाड़, दरिया, समंदर, जंगलात, ये सब क्या है? नेचुरल है या मेन मेड है? नेचुरल है या मेन मेड है? अच्छा, अब अगले सवाल के जवाब देना। रोड, मोटरवे, रोड, मोटरवे, डैम्स। दरिया पे डैम बना हुआ है, डैम। क्या बोलोगे इसको? मेन मेड। मेन मेड। मेन मेड बना हुआ कि नहीं बना हुआ?
तो क्या मैं रोड को डैम्स को इकोनॉमिक्स की नजर से लैंड की डेफिनेशन का पार्ट बनाऊं? क्या मैं रोड्स को डैम्स को इकोनॉमिक्स की नजर से या इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से लैंड की डेफिनेशन का पार्ट बनाऊं? क्या रोड, डैम्स, बिल्डिंग्स, फैक्ट्री बिल्डिंग्स, प्लांट, मशीनरी, ये सब कुछ लैंड में शामिल है? तो ये सब कुछ नेचुरली अवेलेबल है? ये सब कुछ नेचुरली अवेलेबल नहीं है। तो मतलब बताने का मतलब ये है कि लैंड की डेफिनेशन में वही कुछ आएगा, लैंड की डेफिनेशन में वही कुछ आएगा जो जो कि नेचुरली अवेलेबल होगा, जो कि नेचुरल रिसोर्स होगा। लैंड की डेफिनेशन में कोई मेन मेड चीज नहीं आ सकती। क्लियर होनी चाहिए बात सब लोगों को। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। जरा देखिएगा, सबसे पहली डेफिनेशन, लैंड। व्हाट इज लैंड? लैंड लैंड एनीथिंग beneath the soil, अभी भी सही नहीं आई है बात आप लोग? anything beneath the soil, anything above the soil, anything beneath the soil, anything above the soil. Bestowed by Almighty Allah. Anything beneath the soil, anything above the soil, bestowed by Almighty Allah. जो कुछ भी जमीन के नीचे है, जो कुछ भी जमीन के ऊपर है, जितनी भी चीजें गिफ्ट्स ऑफ गॉड्स हैं, जो भी नेचुरली अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, वो सारे के सारे लैंड की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। जितने भी गिफ्ट्स ऑफ गॉड्स। पाकिस्तान एक ऐसी जमीन है जो कि कुदरती दौलत से माला माल है। ये अल्फाज सुने होंगे आपने। तो इट मीन्स दैट पाकिस्तान में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज मौजूद हैं। केकड़ा वन प्रोजेक्ट सुना आपने? केकड़ा वन प्रोजेक्ट किसी को पता है में से केकड़ा वन प्रोजेक्ट क्या है? केकड़ा वन प्रोजेक्ट नहीं, नाम सुना है, किसी को नहीं पता केकड़ा वन प्रोजेक्ट क्या है? पता नहीं? अरे भाई, केकड़ा वन प्रोजेक्ट जो है वो कराची से थोड़ा आगे समंदर में एक ऐसा पॉइंट है जहां के बारे में मशहूर था कि दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व यहां पर है। दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व। और इमरान खान की हुकूमत आते ही यहां पर ऑयल ड्रिलिंग शुरू हो चुकी थी और फिर ये काम रोक दिया गया। पता है आपको इस बात का? क्यों? इसलिए कि जिस वक्त ये काम शुरू हुआ था, अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की धमकी दे दी थी
और जिस रास्ते से वो ईरान पे हमला करता वो रास्ता यही था ना बेटा। इस समंदर पे आके अमेरिका बैठना चाह रहा था, और अमेरिका के समंदर पे बैठने की वजह तो थी वो यही थी ना कि वो आके हमारे रिसोर्स पे कब्जा करे। तो हमने टेम्पररी तौर पे इस प्रोजेक्ट को क्लोज करवा दिया। न्यूज में बताया कि कोई ऑयल नहीं निकला, लेकिन मेरा मानना ये है, मेरा पर्सनल बिलीव है ये, बिल्कुल अल्लाह ने चाहा तो बहुत बड़ा ऑयल रिजर्व है पाकिस्तान के पास। ये मैं अपनी क्लासेस के अंदर पिछले 7-8 साल से पढ़ा रहा हूं ये बात, और लोग मेरी इस बात पे यकीन नहीं करते थे। लेकिन जब इमरान खान के दौर में वाकई यहाँ पे ड्रिलिंग शुरू हुई तो बहुत से स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर आप बताते थे हमें कि ये तो वाकई यहाँ पर ऑयल है, लेकिन बाद में वो प्रोजेक्ट क्लोज हो गया। बेहतरीन बात कर दी इबाद ने कहा सर हो सकता है कि कैपिटल और एक्सपर्टीज ना हो, यही प्रॉब्लम है इबाद हमारे साथ। समंदर के दरमियान ऑयल निकालने के लिए दुनिया में 2 ही कंपनीज हैं जो ये काम करती है। एक्सॉन मोबिल के नाम से एक कंपनी है, उसको अपॉइंट किया गया था। तो रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, मसला ये है। तो आपको ये बात बताकर मैं क्या बोलना चाह रहा हूं सर, सिर्फ लैंड होना काफी नहीं, नेचुरल रिसोर्स काफी नहीं है, वो प्लांट चाहिए, वो इक्विपमेंट चाहिए, वो एक्सपर्टीज चाहिए जिसके जरिए हम ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकें, हम समंदर के दरमियान अपना प्लांट बिछा सके, अपना प्लांट लगा सके। उसको ऑयल रिग कहते हैं, ऑयल रिग लगाएं समंदर के दरमियान ताकि हम उधर से ऑयल एक्सट्रैक्ट कर सकें, ड्रिलिंग कर सके वहां पर, ड्रिलिंग कर सके वहां पर। यार ये आवाज फिर प्रॉब्लम कर रही है, अब मैं क्या करूं बताइए आप। ओके जनाब, तो हम बात कर रहे थे ऑयल रिजर्व की। तो पाकिस्तान के पास ऑयल रिजर्व का प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये भाई हो सकता है इक्विपमेंट्स ना हो सकता है टेक्नोलॉजी ना हो सकता है एक्सपर्टीज ना हो, तो हम निकाल नहीं पाए उसको अब तक। समझे बात को या नहीं? तो यस, तो अभी सिर्फ लैंड होना काफी नहीं है, लैंड होना काफी नहीं है, और फैक्टर्स भी चाहिए, और फैक्टर्स भी चाहिए। जब तक और फैक्टर्स नहीं होंगे ये तमाम चीजें हम क्या कर सकते हैं, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है जी। अब बेटा जरा रिकॉर्डिंग की तरफ जाना, रिकॉर्डिंग सुनना जरा इसकी, ठीक है। नाउ, एनीथिंग बीनीथ द सॉइल, एनीथिंग अबव द सॉइल बेस्टोड बाय ऑलमाइटी अल्लाह। जो कुछ भी हमें गिफ्ट्स ऑफ गॉड्स मिले हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो सब के सब क्या है? लैंड। ठीक है। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स देखिए, रिवर्स, ओशंस, माउंटेन्स, फॉरेस्ट। जवाब दीजिएगा। ऑयल रिजर्व्स, coal mines, gold mines, rivers, oceans, mountains, forests, ऑयल रिजर्व्स, कोल माइंस, गोल्ड माइंस। यार मतलब ये जितने भी, पाकिस्तान में सॉल्ट माइन भी है, पता आपको? सॉल्ट माइन, डायमंड तो यार, अरे अल्लाह के बंदे, डायमंड तो कोल माइन से बनेगा ना बेटा, हीरा, कोहिनूर हीरा जो निकलता है। पाकिस्तान में खेवड़ा, खेवड़ा जो है वो क्या कहते हैं, सॉल्ट माइन भी। ये सॉल्ट इतना महंगा सॉल्ट है, यकीन करें कि जो पिंक सॉल्ट है, हिमालयन सॉल्ट इसको बोलते हैं, गजाइयत से भरपूर नमक है ये। और ये इसकी एक बॉटल, जो आपके घर में एक नमक की डिबिया होती है जिसमें आप नमक भर के रखते हैं और अलग से आप खाने में ऐड अगर करना चाहें तो छोटी डिबिया आप रखते हैं ना, इस तरह की छोटी डिबिया यूके के अंदर 4 पाउंड की बिकती है बेटा, 4 पाउंड।
3 पाउंड 4 पाउंड। पाकिस्तान तो इंडिया को बेचता है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है। यार हैरत अंगेज बात है, हम नहीं करते एक्सपोर्ट उसको। हमारे यहां से सस्ते में निकल के इंडिया पहुंच जाता है। पूरा इंडिया हमारा नमक खा रहा है, पूरा इंडिया हमारा नमक खा रहा है। हिमालयन सॉल्ट खा रहा है, मशहूर है बहुत ये, जिसको हम अपने पास लाहौरी नमक कहते हैं। पाकिस्तान खुद एक्सपोर्ट क्यों नहीं करता यार, अब पता नहीं क्या मसले मसाइल समझ से बाहर है। ठीक है जी, 12। अच्छा उसके बाद प्लीज, अब मैं अब ज्यादा बातों में नहीं जाना चाहता बेटा, आगे बढ़ते हैं। तो रिवर्स, ओशंस, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ऑयल रिजर्व, कोल माइंस, गोल्ड माइन, सब कुछ इसमें फॉल कर गया। आगे बढ़ते हैं, अगला हिस्सा। अब ये बताओ, वैसे तो मिल्कियत अल्लाह ताला की ये सब चीजों की, लेकिन अल्लाह ताला ने इसकी मिल्कियत इंसानों को दी है। तो जमीन का मालिक कोई होगा, या तो जमीन की मिल्कियत किसी मुल्क के पास होगी या किसी शख्स के पास होगी। जमीन का कोई ना कोई मालिक जरूर है क्या नहीं है? मिल्कियत किसी ना किसी के पास है, ऐसा है। द ऑनर ऑफ द लैंड is called land lord. The owner of the land is called landlord. The owner of the land is called landlord. तो जमीन का मालिक है वो क्या कहलाता है? लैंडलॉर्ड कहलाता है। ठीक है। अच्छा, अब बास केसेस में क्या होता है, जमीन को मालिक इस्तेमाल नहीं करता, वो किसी और को इस्तेमाल के लिए देता है अपने वसाइल। जब आप खुद इस्तेमाल ना कर पाए तो आप किसी को अपने वसाइल इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। तो लैंड आपको कमा के दे सकता है, रिसोर्स, ये ऐसा रिसोर्स है कि आपको कमा के दे सकता है। कैसे? तो उसके लिए आप स्टेटमेंट देंगे। स्टेटमेंट क्या देंगे जनाब? द रिवॉर्ड ऑन लैंड इज कॉल्ड रेंट। जमीन पर जो रिवॉर्ड मिलता है, जो जमीन आपको पैसा कमा के देगा, वो जो कमा के देगा उसको हम क्या बोलेंगे? रेंट बोलेंगे। द रिवॉर्ड ऑन लैंड इज कॉल्ड रेंट। तो अभी तो बातें स्टिल थोड़ी सी क्लियर नहीं है, मतलब क्लियर ना, तो मतलब मैं इन चारों का आपस में ताल्लुक जोड़ूंगा और एट द एंड में इन सबको कंक्लूड करूंगा। लेकिन अभी आप इन बातों को दिमाग में रखें भाई, जो कुछ भी नेचुरली अवेलेबल है, गिफ्ट्स ऑफ गॉड्स हैं, रिवर्स हो, ओशंस हो, माउंटेन्स हो, उसमें इंसान का कोई अमल दखल नहीं है। ठीक है जी। और इस लैंड का कोई ऑनर है, वो ऑनर क्या है? लैंडलॉर्ड है। इस लैंड से, इस लैंड को इस्तेमाल करके, इसको यूज करके जो रिवॉर्ड मिलेगा, उस रिवॉर्ड का नाम क्या है? रेंट। इकोनॉमिक्स की नजर में तो ये रेंट आपके आम रेंट से मुख्तलिफ है। अगर आपके दिमाग में प्रॉपर्टी का रेंट है तो प्रॉपर्टी के रेंट जैसे बोल सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स की एक और कॉन्सेप्ट है रेंट के हवाले से। रेंट इज द रिवॉर्ड ऑन लैंड। तो वो तफसील आपके सामने अभी रखते हैं आगे चलते। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आती होगी सब लोगों को? बता चलें, आगे गए हम लोग। नंबर 2, लेबर। बोलिए लेबर क्या है? लेबर, लेबर मजदूर। लेबर मजदूर है, ये गलती है हमारी। लेबर मजदूर नहीं है, मजदूर को लेबर नहीं बोलते। वर्कर, वर्कर को भी लेबर नहीं बोलते। हमारी आम लैंग्वेज में मजदूर को लेबर बोला जाता है। हमारी आम लैंग्वेज में लेबर को मजदूर बोला जाता है।
लेकिन लेबर लेबर जो है वो मजदूर नहीं है। आम लैंग्वेज में मजदूर है, लेकिन मजदूर से रिलेटेड कोई चीज है। अब जरा देखिएगा लेबर क्या है। क्या वही बात कि क्या दरख्त खुद ब खुद फर्नीचर बन गया? क्या रोटी खुद ब खुद पक गई, या किसी ने उसको रोटी तक कन्वर्ट किया? किसी ने आटे से रोटी बनाई तो कोई हाथ इन्वॉल्व है। हम कोई भी चीज बनती भी देखते तो हम उसके बनाने वाले के बारे में सोचते हैं कि इसका कोई बनाने वाला होगा, भले वो हमें दिखाई दे या ना दे। जवाब दें। बहरहाल अब लेबर क्या है इसको समझिएगा प्लीज। देखिए अब जो लेबर आपके दिमाग में है और जो लेबर इकोनॉमिक्स में है वो उसका क्या जरा समझने का फर्क है। समझा रहा हूं उस फर्क को आपके सामने। एनी मेंटल और फिजिकल exertion done for some compensation or reward. Any mental or physical exertion, mental physical exertion done for some compensation or reward. अब मतलब समझिएगा, लेबर कहते हैं मेहनत को, मेहनत करने वाले को नहीं। मेहनत लेबर है, मेहनत करने वाला कोई और है। वो आपके सामने रखता हूं। आप बताइए, आप तालीम हासिल कर रहे हैं, आप एफर्ट्स पुट कर रहे हैं पढ़ने के लिए, क्या आप मेहनत कर रहे हैं? क्या आप मेहनत कर रहे हैं? तो क्या इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में आप लेबर हैं? मैं पढ़ा रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं मेंटली भी मेहनत कर रहा हूं, फिजिकली मेहनत कर रहा हूं, मैं दिमाग भी चला रहा हूं, मैं हाथ भी चला रहा हूं, मैं बोर्ड पे लिख भी रहा हूं। फॉर वॉट? फॉर सम कंपनसेशन और रिवॉर्ड। तो मेरा ये मेहनत करना फॉर कंपनसेशन है, मुझे इसकी पेमेंट मिलनी है कहीं से, किसी ने मुझे कंपनसेट करना है इस मेहनत के बदले। तो मैं तो लेबर की डेफिनेशन में फॉल कर गया। क्या आप फॉल कर गए? आप भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी लिख रहे हैं, आप भी काम कर रहे हैं, दिमाग भी चला रहे हो शायद, लेकिन आप फॉर सम कंपनसेशन और रिवॉर्ड नहीं कर रहे। आपका रिवॉर्ड मुस्तकबिल में, आज इस मेहनत का फिल वक्त कोई रिवॉर्ड नहीं मिलना। तो आप लेबर नहीं, लेबर मैं हूं, मेहनत मैं कर रहा हूं। तो चाहे मेहनत की जाए दिमागी तौर पर, चाहे मेहनत की जाए जिस्मानी तौर पर, अगर वो मेहनत दिमागी और जिस्मानी तौर पे की जा रही है फॉर सम कंपनसेशन और रिवॉर्ड, तो इकोनॉमिक्स आपको रिसोर्स मानती है, और उस रिसोर्स को क्या बोलेंगे हम? लेबर बोलेंगे। एक ड्राइवर क्या है? लेबर है। एक सामान लादने वाला क्या है? लेबर है। रोड पे कचरा साफ करने वाला क्या है? लेबर है। फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल को इस्तेमाल करने वाला क्या है? लेबर है। एक प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करने वाला, फाइनल गुड में केचप को, यानी टमाटो को केचप में कन्वर्ट करने वाला, लेबर है। अकाउंटेंट क्या है? लेबर है। टीचर क्या है? लेबर है। लॉयर क्या है? लेबर है। एक प्रोजेक्ट पर, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के ऊपर जमीन की खुदाई करने वाला लेबर है। सरिया उठाने वाला, सरिया काटने वाला, ईंटें उठाने वाला, ईंटें लगाने वाला, ये सब क्या है? लेबर है। इन सब चीजों को, इन सबको क्या मिलेगा? वो दरख्त की जो कटाई करता वो लेबर है।
ठीक है जी। वो कहता है एग को मायोनीज में लाने वाले लेबर है। अच्छा गुड, अपने अपने मतलब की बात। तो एनी मेंटल और फिजिकल एक्सर्शन डन फॉर सम कंपनसेशन और रिवॉर्ड। ठीक है जी। एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल देखिएगा अपने पास, आप खुद जवाब दें बेटा। अकाउंटेंट्स लेबर, लॉयर्स लेबर, टीचर्स लेबर, जवाब दें। ड्राइवर लेबर। इस सारी एग्जाम्पल्स मैं देंगी, ये अपने पास नोट कर लीजिएगा आप लोग, कर लेंगे नोट बेटा। डॉक्टर्स लेबर, जबरदस्त, ये सब लेबर है। तो असल में मैं लेबर किसको बोल रहा हूं? मैं शख्स को लेबर बोल रहा हूं या उस शख्स के पास जो स्किल है उसको लेबर बोल रहा हूं? लेबर का लफ्ज मैं शख्स के लिए बोल रहा हूं या स्किल को मैं लेबर बोल रहा हूं? स्किल, मैं लेबर स्किल को बोल रहा हूं। स्किल, हाँ लेबर स्किल का नाम है, लेबर सलाहियत का नाम है, स्किल का नाम। तो कोई मेंटली स्ट्रांग होता है, कोई फिजिकली स्ट्रांग होता है। अल्लाह ताला ने दुनिया में हर इंसान को किसी ना किसी खूबी के साथ पैदा किया है। आप देखें, हम दुनिया के अंदर मुख्तलिफ कबाइल में तकसीम हुए हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज में तकसीम हुए हैं। तो हर कम्युनिटी की कोई ना कोई क्या है, खासियत है। कोई किसी में बिजनेस वाली एबिलिटीज हैं, तो किसी में फिजिकल एबिलिटीज हैं, किसी में मेंटल एबिलिटीज हैं। हमें एक खास तबका बिजनेस करता हुआ दिखाई देता है, तो वो खास तबका ही बिजनेस करता हुआ दिखाई क्यों देता है? कोई ना कोई उसके पीछे रीजन होगा भाई, कोई ना कोई सलाहियत उसमें मौजूद है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को किसी न किसी खूबी के साथ क्या किया, पैदा किया है। तो अगर आपके अंदर दूसरों वाली खूबियां नहीं, तो फिर आपके अंदर एक खास कोई ना कोई खूबी होगी, दूसरों में नहीं होगी। शायद हो सकता है आप उससे वाकिफ ना हो। बहरहाल टॉपिक कहीं और निकल जाएगा। तो लेबर किसका नाम है? स्किल का नाम है, स्किल, सलाहियत, ऐसा ही है। इस सलाहियत का मालिक कौन है? मालिक, मालिक जिसके पास ये सलाहियत है। अब वो शख्स आ गया जिसके पास ये सलाहियत है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? द ऑनर ऑफ लेबर इज कॉल्ड लेबरर। द ऑनर ऑफ लेबर इज कॉल्ड लेबरर। लेबरर, जिसके पास ये सलाहियत है वो क्या कहलाता है? लेबरर कहलाता है। लेबरर मजदूर है और लेबर उस मजदूर की सलाहियत है, उसका एफर्ट है। एफर्ट का नाम लेबर है और एफर्ट करने वाले का नाम क्या है? लेबरर है। क्या ये बात क्लियर है? द रिवॉर्ड ऑन लेबर is called wage. Reward on labor is called wage. तो लेबरर को जो उसकी एफर्ट है, लेबर है, उस पर जो रिवॉर्ड मिलता है उसको क्या बोलते हैं? वेज या वेजेस। दिहाड़ी, मजदूरी, जिसको आप बोलते हैं। यस और नो? जवाब दें। ऐसा ही है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे स्टॉप करूंगा। इंशाल्लाह इसको मैं कल की क्लास में कंटिन्यू करता हूँ। यहाँ से बात हमारी मुकम्मल नहीं हुई, थोड़ा टाइम हमारा ज़ाया हो गया बीच में इसमें आवाज़ आने ना जाने में, लेकिन मेरा ख्याल था मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा। लेकिन खैर कोई इशू नहीं। आज मुझे असल में एक और तरतीब भी देखनी। ठीक है जी, ओके, इसको यहाँ तक स्टॉप करूँगा। लेबर मीन स्किल, और जिसके बाद ये स्किल है वो क्या है? लेबर है। चले एक बात ऐड करता हूँ उसमें, चले सुने एक बात और। स्किल लेबर दो किस्म का होता है, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर।
स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। कुछ सलाहियतें आपके अंदर नेचुरली मौजूद होती हैं जिसको सीखना नहीं पड़ता। जिन कामों को सीखना नहीं पड़ता उसको अनस्किल्ड लेबर बोलते हैं। अगर मैं हुसैन से बोलूं कि हुसैन ये सामान उठा के वहां पहुंचा दो, तो हुसैन सामान उठाएगा और पहुंचा देगा। अगर आपने कंस्ट्रक्शन होती हुई देखी तो दो किस्म के मजदूर होते हैं। एक बंदा जो प्लास्टर कर रहा है, प्लास्टर दीवार पर, वो काम सीखना पड़ेगा। लेकिन एक बंदा जो उसको सीमेंट उठा उठा के दे रहा है, एक बंदा है जो सीमेंट उठा के दे रहा है, सीमेंट, वो काम सीखने की जरूरत नहीं है, खाली सीमेंट भरनी है और देते जाना है उसको। ऐसा ही है ना। तो दो किस्म के लेबर दिखेंगे आपको हमेशा, स्किल्ड लेबर और अनस्किल्ड लेबर। एक जिसके पास स्किल है और एक जिसके पास स्किल नहीं है। अगर मैं हुसैन से बोलूं, हुसैन बेटा रोटी पका दो, रोटी गोल बनी चाहिए, गोल, बिल्कुल गोल, गोल रोटी बना के दिखा दो हुसैन। आती है बनानी तो जाहिर सी बात है सीख कर आई होगी ना बेटा, प्रैक्टिस से आई होगी ना बेटा। जवाब दो। लेकिन अगर मैं हुसैन को बोलूंगा बर्तन धो दो हुसैन, बर्तन, तो बर्तन हुसैन कैसे भी धो देगा, उसके लिए कोई प्रीवियस प्रैक्टिस या कोई सीखने की जरूरत नहीं है। तो एक स्किल जो है वो क्या है, एक स्किल जो है वो क्या है, एक लेबर जो है वो क्या है, स्किल्ड लेबर है जिसको सीखना पड़ रहा है। और एक लेबर जो है वो क्या है, अनस्किल्ड लेबर है जिसको सीखना नहीं पड़ता। तो लेबर दुनिया में दो किस्म के हो गए, स्किल्ड और अनस्किल्ड। ठीक है, चले बेटा इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास के अंदर। यहां तक के लिए रुकते हैं और मजीद बात अगली क्लास में होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।